तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस मैथ 6G में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1H का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे दो संबंधों का संयोजन। सबसे पहले देख लेते हैं दो संबंधों का संयोजन किस प्रकार समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना तीन समुच्चय ए, बी तथा सी है। बात समझ आ गई ना। तो आर ए से बी में संबंध है, तथा एस बी से सी में संबंध है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि तीन समुच्चय हैं। आर जो है ए से बी में संबंध है, एस जो है बी से सी में संबंध है। तो दो संबंधों का संयोजन क्या होगा? तो दो संबंधों का संयोजन SOR होगा। ठीक है, SOR होगा। और SOR होगा तो किससे किससे संबंधित होगा? SOR जो है ए से सी में संबंध होगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। हाँ, तो देखिए यहां पे जो संयोजन संबंध है SOR है, ROS नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है अभी वो भी बताएंगे। तो SOR का मतलब क्या है कि R जो है, R का संबंध A से B में है, S का संबंध B से C में है। तो SOR का संबंध होगा A से C में। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जो बाद में है उसको पहले लिखा जाएगा, जो पहले है उसको बाद में लिखा जाएगा। यानी ये जो संबंध लिखे जाएंगे या ये संबंध जो लिखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो इसी का थोड़ा सा रूप ये याद रख लेना, SOR अगर लिखा हो इसका होल इनवर्स तो हो जाता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो R इनवर्स O S इनवर्स। ठीक है, जब इसमें होल पूरे का संयोजन जो संबंध है, संबंधों का संयोजन है, उसमें अगर इनवर्स लगा हो होल में, तो अंदर दोनों में इनवर्स लगाते हैं तो इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये बात याद रखना। बात समझ में आ गई ना। अब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, फिलहाल ज़्यादा यूज में नहीं है इस वजह से। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका नहीं बल्कि संयोजन संबंध का। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई संबंध R इस प्रकार है कि R जो है 4,5, 1,4, 4,6 और 7,6 और 3,7 है। और ये हमें संयोजन संबंध या संबंधों का संयोजन हमें ज्ञात करना है इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है, जो पहले हमने एग्जाम्पल बताया सेम टू सेम कुछ वैसे ही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम R इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो R इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है कि जो R होता है ना संबंध, उसका R इनवर्स निकालते समय क्या होता है कि ये अवयव पलट जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं। जो पहले प्रांत होता है वो अब परिसर बन जाएगा R इनवर्स में, और जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं निकाल के। तो यहाँ पे 4,5 है ना, तो 5,4 बन जाएगा। यहाँ पे 4,1 बन जाएगा, 6,4 बन जाएगा। बस में ना, ये 6,7 बन जाएगा, और ये 3,7 है ना, तो ये क्या बन जाएगा? 7,8
3 बन जाएगा। बस इतना सा अंतर हो जाता है। अब हमें मान निकालना है आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का। तो अब हमें इसी में देखना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। आर इनवर्स दोनों में आर इनवर्स रहेगा। ठीक है, अवयव हम लेते हैं आर इनवर्स में 5,4। अगर हम 5,4 ले लें तो 4,1 है क्या? हाँ, बात समझ में आ गई ना। तो यानी यहाँ पे जो बीच वाला अवयव है वो दोनों के लिए होना चाहिए। अगर हम 5,4 तभी ले सकते हैं जब 4 से संबंधित कोई अवयव हो। बात समझ में आ गई ना। अगर हम सोचे कि 4,1 पहले लिख दें, 4,1 लिख दें, 4,1 लिख दें, तो 1 कामा कुछ है क्या? नहीं है ना। इस वजह से हम 4,1 पहले नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये याद रखना। तो इसका जो बनेगा, क्या अवयव बनेगा? 5,1 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स रहेगा। बात समझ में आ गई ना। अब ये दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आर इनवर्स अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? तो 4,1 तो लिख नहीं सकते हैं, 6,1 लिख सकते हैं, 6,4 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं आराम से, 6,4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4,1 है ना। हाँ, बात समझ में आ गई। तो अब ये क्या बन जाएगा? 6,1 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्योंकि 6,4 है तो 4 से का भी एक से रिलेशन है कि नहीं? 4 दोनों में है। अब सोचें कि आर इनवर्स यहां पे हम 7,3 रख दें, तो 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे रखोगे तो 3 से कोई और संबंध है? 3 से कोई संबंध है? नहीं है। तो इसका मतलब 7,3 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे फिर? 6,7, क्योंकि 7,3 यहाँ पे है तो 6,7 लिखेंगे, और 7,3 इसके लिए है। तो इस तरह से जो इसका अवयव बनेगा 6,3 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आर इनवर्स ओ आर इनवर्स के जो अवयव होंगे 5,1, 6,1 और 6,3 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह का ये पहला पार्ट था। अब चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। आर इनवर्स ओ आर का होल इनवर्स निकालना है। तो पहले आर इनवर्स ओ आर ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? आर, यानी बाद वाला पहले लिखा जाता है, पहले वाला बाद में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आर इनवर्स। ठीक है, चलो बाद बारी बारी से लिखते जाएंगे। तो अब हम क्या आर से संबंधित अवयव रखेंगे ना यहाँ पे। तो आर से संबंधित अवयव क्या होंगे? 4,5, 4,5। तो 5,4 है ना इसमें, तो 5,4 आर इनवर्स में है। ठीक है, फिर इसके बाद आर में और कौन सा अवयव है? 1,4। तो क्या 4,1 है? हाँ, 1,4 रख दिया तो 4,1 आर इनवर्स में है। फिर क्या रखेंगे? थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो आर में कौन सा अवयव लिखेंगे? 4,6, 4,6। तो 6,4 भी है, 6,7 भी है। पहले 6,4 रखेंगे, 6,4 रखेंगे। देखो
फिर 4,4 बन जाएगा और 4,4 इसमें बन रहा है, तो इस वजह से ये अवयव ना रखे, 6 कामा क्या रखेंगे 7। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आर में क्या रखेंगे 7,6, 7,6। अब हम 6,4 लिख सकते हैं, 6,4 लिख सकते हैं। और फिर आर में 7,6 लिखने के बाद आर इनवर्स में 6, क्या लिख सकते हैं 6,7 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और बन जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं 3,7, 3,7, तो 7,3 भी है, 7,3 भी है। इस तरह से कितने अवयव बनेंगे 4,4 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर। ठीक है, इसी तरह से 1,1 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर। 4,7 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर। ये बात समझ आ रही है ना, आ रही होगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7,4 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर, 7,7 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर। इसी तरह 3,3 बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर। तो टोटल कुल मिला के आर इनवर्स ओ आर का अवयव बन जाएंगे। आर इनवर्स ओ आर के जो अवयव बनेंगे कौन कौन से बनेंगे 4,4, 1,1, 4,7, 7,4, 7,7 और 3,3, 6 अवयव बनेंगे। अब इसका अगर होल इनवर्स निकालेंगे आर इनवर्स ओ आर का होल इनवर्स, तो ये याद रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 4,4 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1,1 में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 7,4 हो जाएगा और 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7,7 नहीं रहेगा, यहाँ पे 3,3 नहीं रहेगा। इस तरह से सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियोस पसंद आया होगा। वीडियो क्या, ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई समस्या हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम आर लिखेंगे, आर पहले लिखेंगे, आर इनवर्स बाद में लिखेंगे। आर से संबंधित अवयव 4,5 है, तो आर इनवर्स से संबंधित 5,4 है। ठीक है, फिर इसके बाद 1,4 रखेंगे, 1,4 रखेंगे तो 4,1 है, हाँ है। फिर इसके बाद 4, अगर 6 रखते हैं तो 6,4 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 4,4 पूरा सेम सेम अवयव बन जाएगा, क्या फायदा। तो 4, क्या रखेंगे 7। ठीक है, फिर 7,6 रखेंगे, 7,6 रख दिया तो 6,4 रखेंगे, क्योंकि आप तो रख सकते हैं ना कि सेम अवयव तो बन नहीं रहे, अलग अवयव बन रहा है। फिर इसके बाद 7, फिर 6 ले लिया फिर से, तो अब 6,7 ले सकते हैं। तो 7,7 भी हमारा बिलोंग टू आर इनवर्स ओ आर बन गया। इसी तरह 3,7 ले लिया तो 7,3 भी है। तो इस तरह से ये अवयव पूरे बन जाते हैं। तो ये रहा दो संबंधों का संयोजन। अब चलिए देखते हैं तुल्यता वर्ग क्या होता है और कैसे ये निकालते हैं। तो देखते हैं तुल्यता वर्ग क्या होता है। तुल्यता संबंध के बारे में तो मालूम ही है, जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों संबंध होते हैं, वही तुल्यता संबंध होता है। अब हम देखते हैं तुल्यता वर्ग क्या होता है। जब कोई संबंध तुल्यता संबंध या समतुल्य संबंध, तुल्यता और समतुल्य एक ही होता है, संबंध होता है, तो पूरे सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिन्हें समतुल्य वर्ग या तुल्यता वर्ग कहते हैं।
ठीक है। यानी जब कोई भी एक संबंध होता है जो तुल्यता संबंध हो या समतुल्य संबंध हो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे समूहों में बांट दें, तो इस प्रकार वो तुल्यता वर्ग बनते हैं। बात समझ में आ गई। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है। अब तुल्यता वर्ग होना है या तुल्यता वर्ग अगर बनाना है तो उसकी कुछ खास कंडीशन होती है। नंबर एक, प्रत्येक तुल्यता वर्ग अरिक्त हो। इसका मतलब कोई भी तुल्यता वर्ग बनाओगे तो उसमें कुछ न कुछ या कोई न कोई अवयव जरूर होंगे। ठीक है। खाली रिक्त नहीं हो सकता है। नंबर दो, किन्हीं दो तुल्यता वर्गों के लिए, यानी कोई भी दो तुल्यता वर्ग बनाए और उसका इंटरसेक्शन पार्ट निकाले, यानी इंटरसेक्शन, बात समझ में आ रही होगी, जो कक्षा 11 के समुच्चय में हम सीख चुके हैं कि किसी का भी इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो वो दोनों में जो अवयव होता है उसी को लिखा जाता है। तो कहने का मतलब जो तो दो तुल्यता वर्ग बने हुए हैं उनका इंटरसेक्शन पार्ट कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी फाई आना चाहिए। फाई मतलब रिक्त, कुछ नहीं। ठीक है। कुछ नहीं आना चाहिए, तभी वो तुल्यता वर्ग के नियम को फॉलो करेगा। फिर नंबर तीसरी कंडीशन है, जितने भी तुल्यता वर्ग बन रहे हो उनका सबका यूनियन लिया जाए तो पूरा जो संबंध है वो पूरे अवयव उसमें आ जाए। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम तुल्यता वर्ग को देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्कूल है, कोई एक स्कूल है जिसमें बच्चे जो है 4 कलर के कपड़े पहन के आते हैं। नीला, हरा, काला, ओ सॉरी, नीला, हरा, पीला, गुलाबी। तो नीले रंग के जितने भी शर्ट पहने हैं उन विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाए, हरे शर्ट वाले विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाए। इस तरह से कलर के समूहों में अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो ये बताइए किसी एक समूह में जिसमें नीले कलर के लोग हैं तो क्या उसमें अदर कलर का भी आएगा स्टूडेंट? नहीं, वो केवल एक ही व्यक्ति है जो नीले कैटेगरी में आया है। ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई जो है लड़का डबल कक्षाओं में बैठ जाए या डबल समूहों में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। उसी तरह इसमें भी कोई भी जो अवयव होगा वो दो तुल्यता वर्गों में नहीं हो सकता है। ठीक है। और जब इनको समूहों में बांट दिया गया तो इन समूहों को अगर पूरा मिलाएंगे तो पूरे स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो पूरे बन जाएंगे ना। उसी तरह से जितने भी समूह हम बनाएंगे, तुल्यता वर्ग बनाएंगे, उनको सबको अगर मिलाएंगे तो टोटल स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं वो पूरा समूह बन जाएगा, यानी टोटल हमारे अवयव बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। यही होता है तुल्यता वर्ग। चलिए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये है एग्जाम्पल। मान लीजिए आई पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है। तथा आर जो संबंध है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बटे 5 बराबर के, और के एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक से ही लिया गया अवयव है के का मान। और ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता वर्ग ज्ञात करना है, किस तरह से करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे हमें तुल्यता संबंध नहीं सिद्ध करना है क्योंकि तुल्यता संबंध हम पीछे के वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। अब हमें तुल्यता वर्ग कैसे निकालना है वो चीज जानना है। संबंध जो आर है, संबंध आर जो है ए माइनस बी बटे 5 बराबर के बराबर है। ठीक है। ये संबंध है हमारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 5k। a बराबर क्या हो जाएगा, 5k प्लस b। तो इस रूप में अगर कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं 5 से भाग करते हैं तो जितनी बार जाता है तो ये b हमारा क्या होगा, शेषफल। ठीक है। तो b का मान, जहां b का मान क्या हो सकता है, अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो b का मान या तो 0 होगा
या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, और इसके अलावा कोई भी शेषफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमने जाना कि तुल्यता वर्ग E1 E0 E1 E2 और E3 तथा E4 होंगे। यही हमारे तुल्यता वर्ग होंगे। ठीक है, कैसे जाना? जो बाकी कंडीशन जो लिखी हुई थी संबंध की, उससे हमने ए का मान ले लिया, तो 5 को उधर भेज दिया, ए का मान निकाल लिया, तो 5 के प्लस बी हो गया। अब ये ए प्लस इस रूप का हो गया, ए बराबर 5q प्लस आर, इस रूप का हो गया। तो आर हमारा क्या होगा? जो शेषफल होता है। देखते हैं जो तुल्यता वर्ग है उनको हम किस तरह निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम, अगर हमें तुल्यता वर्गों की संख्या निकालनी है, मान लेते हैं a माइनस बी बटे 2 बराबर k आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a माइनस बी बराबर 2k हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा? 2k प्लस b। तो इस तरह से जो b का मान होगा 0 का मान 1, जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अब इसमें तुल्यता वर्गों की संख्या अगर देखी जाए तो केवल एक E0 और E1 यानी 2 ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से तुल्यता वर्गों की हम संख्या निकाल लेते हैं। फिर अब देखते हैं तुल्यता वर्गों को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखेंगे। अगर हमें E0 का मान निकालना है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे? तो देखिए, E0 का मतलब होता है जो भी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है a माइनस बी का मान तो 0 हो गया बटे 5 बराबर a, यानी a में ऐसा कौन सा मान रखें जो 5 से कट जाए। तो देखिए, पहला काम तो 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, 5 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। 5 से कटने वाले नंबर हैं, ये कुछ भी रख सकते हैं, और ये प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 15 भी ले सकते हैं, डॉट डॉट, इस तरह से 5 के गुणन में कुछ भी मान ले सकते हैं। ये हमारा होता है E0, जिसमें 0 घटाने पर 5 से बात हो जाए तो ये है। ठीक है, इसी तरह से E1 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? E1, ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हम कंडीशन लिख लेते हैं a माइनस 1 बटे 5 बराबर के। ठीक है, अगर a में अगर घटाना है तो क्या घटाएंगे, देख सकते हैं, a का मान हम 5 रखेंगे तो भी 5 से भाज्य होगा, और 11 रखेंगे तो भी 5 से भाज्य होगा, और 16 रखेंगे तो भी 5 से विभाज्य होगा। इसी तरह से -4 रखेंगे तो भी 5 से भाज्य होगा, जगह नहीं है। इस तरह से, और माइनस का 9 रखेंगे तो भी 5 से भाज्य होगा, माइनस का 16 रखेंगे तो भी 5 से विभाज्य होगा, सॉरी -16 नहीं, माइनस का 14। ठीक, इस तरह से बहुत सारे नंबर मिलेंगे। ये हमारा तुल्यता वर्ग क्या हो गया? E1। इसी तरह से तुल्यता वर्ग E2 की बात करते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? E2 E2 की बात करें तो यहाँ पे बनेगा a माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान ऐसा क्या रखें जिसमें 2 घटाने पर वो 5 से भाज्य हो जाए। तो हम 7 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं। ठीक है, और 17 भी रख सकते हैं। इसी तरह से माइनस में देख लेंगे, माइनस में क्या रख सकते हैं? माइनस का 3 भी रख सकते हैं, 5 से भाज्य हो जाएगा ना। इसी तरह से माइनस का 7 भी रख सकते हैं, इसी तरह से माइनस का 12 भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम E2 का मान निकाल लेते हैं।
अब चलिए E3 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई ना, किस तरह से हम देखते हैं तुल्यता वर्ग कितने बनेंगे, उस हिसाब से हम मान निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो भी यहाँ पे कंडीशन बनती है ए का मान निकालने के लिए, a माइनस बी बटे 5, तो b का मान पहले 0 पे देखते हैं, फिर 1 पे देखते हैं, फिर 2 पे, जितने भी शेषफल बन सकते हैं उन सब में बारी बारी से देखते हैं और उसी को यूज करके तुल्यता वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो तुल्यता वर्ग E2 हो गया। अब देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। अब E3 कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे a माइनस 3/5। तो यहाँ पे कौन कौन से अवयव लिए जा सकते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही जगह हम 8 ले सकते हैं। 8 में 3 घटाएंगे 5 से भाज्य होगा। 13 भी ले सकते हैं। ठीक है, 23 भी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और इसके पहले वाला एक नंबर ले सकते हैं क्या, 18 भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं। और माइनस वाले भी कैसे ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ए का मान और क्या ले सकते हैं, -7 भी ले सकते हैं, तभी तो -10 होगा। फिर इसी तरह से माइनस का और क्या ले सकते हैं, -12 भी ले सकते हैं, है ना। इस तरह से E3 का मान हो जाता है। फिर इसके बाद E4 का मान ज्ञात करते हैं। E4 को कैसे निकालना है, a माइनस 4/5 इक्वल टू k। यानी ऐसा कौन सा नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 4 घटाने पर जो शेषफल आएगा वो 5 से विभाज्य हो। तो पहला नंबर तो हमें 9 ही लग रहा है। 9 में 4 घटा देंगे तो 5 से विभाज्य होगा। 14 में 5 से भाज्य देंगे, 14 घटाने के बाद 5 से भाज्य होंगे तो भी भाज्य होगा। फिर इसके बाद 19 में 5 से अगर विभाज्य करेंगे, 4 घटा के, तो भी 5 से विभाज्य होगा। और माइनस में देख लेते हैं, तो अगर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि 5 से विभाज्य होगा। तो -1 भी रख सकते हैं और -6 भी रख सकते हैं, तो 10 हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 11 भी रख सकते हैं, जो कि जोड़ने पर 5 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अवयव लिख सकते हैं। ऐसे इस तरह से निकालते हैं तुल्यता वर्ग। उम्मीद है कि वीडियो में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर जो भी समस्या लगी उसको एक बार वीडियो कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करना। चलिए, अब तो ये हो गया तुल्यता वर्ग। अब देखते हैं फलन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रतिचित्रण अथवा फलन क्या होता है। मैपिंग और फंक्शन। ठीक है, अब इसको भी बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, एकदम बिंदास तरीके से। समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से। ठीक है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है। लेकिन इसकी खास कंडीशन क्या है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है, तभी फलन कहलाता है। कहने का मतलब, अगर ए में 1 2 3 इस तरह से अवयव हो, बी में ए बी सी डी इस तरह से अवयव हो, ठीक है, प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो हम उसे फलन कहेंगे। ठीक है, और अगर बात समझ में आई ना, एक का सिर्फ एक ही अवयव से प्रतिबिंब हो, अगर एक का एक से, एक का बी से भी हो गया, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का
बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। बात समझ आ गई? ए का केवल एक ही प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, तभी फलन कहलाएगा। इसे एफ सच दैट ए टू बी लिखा जाता है। फलन को हम इस तरह से लिखते हैं। फलन होने की दो शर्तें हैं। नंबर एक, ए में कोई भी अवयव खाली नहीं हो रहना चाहिए। अगर इस तरह से भी दे दिया जाए ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस तरह से अगर दे दिया जाए तो ये भी हमारा फलन नहीं है। यहाँ पे अवयव खाली हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, वरना फलन नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब क्या है, बी ए का कोई भी सदस्य बी में दो या अधिक अवयव से मिला ना हो। यानी अगर सोचे कि एक का एक से रिलेशन तो है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, 1 2 3, ठीक है, बी का इससे, सी का इससे, और यहाँ पे 4 मान लेते हैं, तो सी का 4 से भी है, सी का 3 से भी है। तो ये भी फलन नहीं होगा, क्योंकि ए का कोई भी सदस्य चाहे जो हो बी में दो या अधिक अवयव से मिला ना हो। बी में दो अवयव से मिला है कि नहीं, है ना? तो दो या अधिक अवयव से मिला ना हो, वरना वो भी फलन नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, ए में कोई भी अवयव खाली ना हो। दूसरा, ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो हो समुच्चय बी में केवल एक ही हो, तभी हम उसे फलन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अगला टॉपिक, विभाग समुच्चय। एक चीज और, अगर हम कोई ग्राफ अगर देंगे, और ग्राफ में कैसे पहचान पाएंगे कि ये फलन है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, अब ये फलन है कि नहीं, नहीं कैसे पहचानेंगे? तो एक बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कि अगर कोई रेखा ऊर्ध्वाधर खींचने पर y के समांतर, या कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने पर, ठीक है, जो वक्र है उससे अगर दो लाइनों पे काट रही है या दो बिंदुओं पर काट रही है, तो समझ लेना वो हमारा फलन नहीं है। यानी किसी भी वक्र को अगर कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और उसे दो बिंदुओं पर काटे, तो वो हमारा फलन नहीं है। जैसे ये देखो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचा है, इस पर भी काट रहा है, तो ये भी हमारा फलन नहीं है। इस रेखा को इस तरह खींचा और इस यहाँ पे ऐसे खींचा, तो ये भी दो बिंदुओं पर काट रहा है, ये भी फलन नहीं है। बात समझ आ गई ना? तो ये आगे के जो एक्सरसाइज में सवाल मिलेंगे ना, तो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आइए विभाग समुच्चय पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। तो ये है विभाग समुच्चय। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का परिवार दिए समुच्चय का विभाग समुच्चय कहलाता है। तो कहने का मतलब, कोई एक समुच्चय है, उसके जितने उप समुच्चय बना सकते हैं उन्हीं को विभाग समुच्चय कहते हैं। किसका? जो समुच्चय शुरुआत में दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं तो एक समुच्चय दे रखा है 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई समुच्चय दे रखा है। इसके उप समुच्चय कौन से बनेंगे? तो ये उप समुच्चय बन जाएगा 1 2 3, और बी सी बन जाएगा 4 5, और डी बन जाएगा 6। ठीक है, अब इन समुच्चयों को छोटे छोटे पार्ट में, मतलब इस समुच्चय का जो बड़ा पार्ट है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे उप समुच्चय हो गए। अब यही उप समुच्चय विभाग समुच्चय कहलाते हैं। नंबर 1 इस कंडीशन क्या होती है, उप समुच्चयों का सम्मिलन दिए गए समुच्चय के बराबर हो। अगर यहाँ पे
बी यूनियन सी यूनियन डी निकालेंगे तो वो समुच्चय ए के बराबर होगा। बात समझ में आ गई ना। नंबर दूसरी कंडीशन है, किन्हीं भी दो समुच्चयों में अवयव भयनिष्ठ ना हो। कोई भी अवयव ले लो, कोई भी समुच्चय ले लो, कोई अवयव क्या दोनों में है, तीन इसमें है तीन इसमें है क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अवयव कॉमन हो, ठीक है। यानी अगर कोई अवयव इसमें आ गया है तो वो अवयव किसी और में नहीं जा सकता हो, ठीक है। इस तरह की दो कंडीशन होती हैं विभाग समुच्चय की। पहला नंबर, सभी को मिलाने से पूरा मेन समुच्चय बन जाए, और दूसरा कंडीशन, किसी भी दो समुच्चय में जो अवयव है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था विभाग समुच्चय। उम्मीद है कि ये बेसिक वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सारे वीडियो क्रम वाइज आते रहते हैं, तो कृपया दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।